विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इतिहास सबसे महत्वपूर्ण कालखंड होता है। आप सामान्य अध्ययन में देखेंगे तो एक अच्छी खासी संख्या में प्रश्न जो हैं इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 सेक्शन तो होते हैं। तो आज हम लोग जो इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको विभिन्न कालखंडों से समय समय पर परिचित कराते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज होती है एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के देखिए 3 मेन सोर्सेज होते हैं। पहला महत्वपूर्ण स्रोत होता है एंशिएंट हिस्ट्री को जानने का, वो है पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है लिटरेरी सोर्सेज, जिसे हम साहित्यिक स्रोत के रूप में भी जानते हैं। और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक साक्ष्य में अनेक चीजों को शामिल किया जाता है। इंस्क्रिप्शन की बात कर सकते हैं, यानी अभिलेख भी इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर अभिलेख तो हमें हड़प्पा सभ्यता से भी मिलते हैं। इसके अलावा हम अशोक के अभिलेखों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जिससे आपको अशोक के समय की काफी जानकारियां स्पष्ट हो जाती हैं, जैसे धम्म हम कह सकते हैं या प्रशासन से जुड़ी हुई जानकारी। क्वाइंस यानी कि मुद्राएं भी पुरातात्विक साक्ष्य में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। क्वाइंस से हमें उस कालखंड, जिस कालखंड के भी क्वाइंस है, मान लीजिए हम गुप्ता काल की बात करें, तो अगर वो गोल्ड के बने हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि भाई उस राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। उस क्वाइंस पर अगर किसी देवी देवताओं का चित्र है तो हमें उस राज्य के धार्मिक स्थितियां क्या हैं उसके विषय में पता चल जाता है। तो क्वाइंस से भी हमें काफी चीजों के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इसके अतिरिक्त कोई मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई भवन है, उन भवनों से भी जानकारी प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मौर्य काल के भवन से मौर्य काल के जो स्थापत्य कला उसके बारे में पता चलेगा। शुंग काल की बात करेंगे तो शुंग काल के जो स्तूप वगैरह मिलते हैं, मान लीजिए सांची का स्तूप है, तो उस समय के स्थापत्य, उसकी कला संस्कृति के विषय में आपको एक अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कोई मृतभांड, किसी प्रकार के अस्थि साक्ष्य भी मिल जाते हैं। अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, जिसे साहित्यिक स्रोत के रूप में भी कहा जाता है, इनको प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वैदिक स्रोत। अब वैदिक स्रोत में क्या आएगा? वैदिक स्रोत में हमारे पास में वेद आ सकते हैं, 4 वेद हैं। वेदों पर लिखे हुए जैसे कोई ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, ये सब हमारे वैदिक लिटरेरी सोर्सेज में आएंगे। इसके अतिरिक्त जैन स्रोत अलग हो जाएगा, बौद्ध स्रोत अलग हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य हैं वो अलग हो जाएंगे आपके पास। तो कहा जा सकता है कि लिटरेरी सोर्सेज में वैदिक साहित्य को हम एक तरह ले सकते हैं, जैन साहित्य को लिया जा सकता है, बौद्ध साहित्य को लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्रोत ऐसे भी होते हैं जो गैर धार्मिक होते हैं, जैसे आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को विशेष रूप से इसमें रख सकते हैं, है ना, या जो कल्हण की राज तरंगिणी है उसको इसमें विशेष रूप से रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे तो फॉरेन अकाउंट्स यानी विदेशी यात्रियों के विवरण भी होते हैं। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत में आते रहे हैं। आप चीनी यात्री हुइंगसांग के बारे में तो जानते ही होंगे, फाइयान भी भारत में आया, इत्सिंग भी भारत में आया, अनेक यूनानी यात्री भी भारत में आते रहे हैं, या फिर उन्होंने भारत का इतिहास भी लिखा, जिसमें से आप मेगास्थनीज को विशेष रूप से कोट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास सोर्सेज जो इतिहास से जुड़े होते हैं, और इन्हीं सोर्सेज के आधार पर फिर भारत के इतिहास का जो कालखंड है उसे 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, और हिस्टोरिकल एज ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव की जानकारी मुख्य रूप से हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, और इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं पाषाण काल को। आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री उस काल को कहा जाता है जिसमें जिस कालखंड की जानकारी आपको पुरातत्व और इसके अलावा साहित्यिक स्रोत दोनों से मिलती है, लेकिन एक समस्या होती है, या तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य या फिर जो साहित्यिक साक्ष्य है कोई एक साक्ष्य मौन होता है। उदाहरण के तौर पर इसमें हम हड़प्पा सभ्यता को रख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। वैदिक संस्कृति को रख सकते हैं, वैदिक संस्कृति की जानकारी तो साहित्यिक साक्ष्यों से मिलती है। तो ये इसके एक अच्छे उदाहरण है। तीसरी चीज आती है हमारे पास हिस्टोरिकल एज, यानी कि कहा जा सकता है ऐतिहासिक काल। इसका प्रारंभ भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होता है, बुद्ध काल से मान सकते हैं, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होता है। इसकी जानकारी के लिए
आपको इतिहास के तीनों स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है और तीनों स्रोत एक दूसरे के पूरक भी